विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल है, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम हम अपने कवि का परिचय जानने के लिए सर्वप्रथम कवि परिचय, उसके बाद में पाठ का प्रतिपाद्य यानी पाठ का सारांश। हम पाठ का भी रीडिंग करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लेखक परिचय पर। तो लेखक लखनवी अंदाज के जो लेखक हैं वो है यशपाल। इनका जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी, जहां राष्ट्रीय वातावरण ने उनके मन को प्रभावित एवं उद्वेलित किया था। तत्पश्चात वे नेशनल कॉलेज लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनके साथ सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय हो गए। दो तरह के आंदोलन थे उस समय, एक तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, एक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद का सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। इनको राजद्रोह के अभियोग में कारावास का दंड मिला था। आप विप्लव नामक मासिक पत्रिका के संपादक हैं। जेल जीवन में ही आपकी विवाह हुआ था। सन 1976 में आपका निधन। बीए तक की आपने शिक्षा प्राप्त की थी। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है दादा कॉमरेड, उपन्यास है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी मेरी उसकी बात, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, झूठा सच, ये इनके उपन्यास थे। इनके अलावा कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, वो दुनिया, अभिशप्त फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक, उत्तराधिकारी, उत्तमी की मां, सच बोलने की भूल, धर्मयुद्ध आदि इनके कहानी संग्रह थे। नाटक नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड़बाई, दर्दे दिल, व्यंग लेखन चक्कर क्लब, संस्मरण सिंहावलोकन। कुछ इनके विचारात्मक निबंध थे, जैसे न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, राम राज्य की कथा। तो ये जो पाठ है इनका प्रस्तुत पाठ, इसका हम थोड़ा सा सारांश देखते हैं। ये लखनवी अंदाज जो है वो यशपाल की व्यंग रचना है। इस व्यंग रचना में वास्तविकता की उपेक्षा कर बनावटी जीवन शैली को अपनाने वाले लोगों पर कटाक्ष किया गया है। लेखक ने इसकी रचना यह सिद्ध करने के लिए की थी कि कथ्य के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। एक बार लेखक नई कहानी का कथ्य खोजने के विचार से सेकंड क्लास के डिब्बे में रेल यात्रा के लिए चले गए। वहां पहले से ही एक व्यक्ति लखनवी अंदाज में पालथी लगाए बैठा था। उसके सामने एक तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाबी तरीके से जीने वाले उस व्यक्ति को पहले तो लेखक की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी। वह उपेक्षा पूर्वक गाड़ी से बाहर देखता रहा, फिर खीरे के टुकड़े को काटकर तौलिए पर सजाए, उन पर मसाला छिड़का,
और अपनी शराफत दिखाने के लिए लेखक से खीरे खाने का आग्रह किया। लेखक ने आत्मसम्मान की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे के एक एक टुकड़े को उठाया, उसे मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर एक डकार लेकर प्रदर्शित किया कि सूंघने से ही उनका पेट भी भर गया। लेखक की अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेखक को अपने प्रश्न का क्या प्रश्न था उसका, कि कथ्य के बिना कहानी लिखी जा सकती है क्या, ये प्रश्न था, उत्तर मिल गया। जब खीरे खाए बिना नवाब साहब का पेट भर सकता है, जब खीरे खाए बिना नवाब साहब का पेट भर सकता है, तो बिना कथ्य और पात्र के कहानी भी लिखी जा सकती है। ये उसके आधार पर लेखक ने निष्कर्ष निकाला। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने, यशपाल ने सामंतवादी वर्ग पर कटाक्ष किया है। वो सामंतवादी वर्ग जो वास्तविकता से अनजान बनते हुए अपने आप को समाज से अलग दिखाने के लिए बनावटी जीवन शैली जीने का अभ्यस्त है। ऐसे नवाब जो अपनी रईसी प्रदर्शन करने के लिए खीरे को खाते नहीं हैं, बल्कि सूंघ कर फेंक देते हैं तथा काल्पनिक रूप से तृप्त होते हैं। ऐसे नवाब, जबकि सामान्य व्यक्ति खीरे का उपयोग खाने के लिए करता है, परंतु वो उस सामान्य से अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। अब हम इस पाठ की थोड़ी रीडिंग करेंगे, देखते हैं इस पाठ को, ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल करके देखेंगे, सुनेंगे और साथ साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावले में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। दो स्थिति हो सकती है, या तो कहानी के सोचने के बारे में बैठे हुए या फिर खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक फरमा रहे हैं, उसका संकोच उनके मन में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने की अनुमान किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया था, और जब गवारा न हो खरीद लिया, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही
खीरे खरीदे होंगे, और जब किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ देना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही थी। मेरा मैदा भी जरा कमजोर है किबला, शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांक की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिया से हाथ और होठ पोंछ लिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। खीरे की सुगंध
और स्वाद की कल्पना से फेंट पड़ जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने नवाबी दिखावे की ओर कटाक्ष किया है, दूसरी बात नई कहानी के लेखकों की ओर, जो नई कहानी है उस नई कहानी के लेखकों की ओर कटाक्ष किया। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। मुफस्सिल, उपनगर, देहात, जैसे मथुरा नगर, मथुरा के आसपास कोसी, वृंदावन, दाऊजी, छाता, ये उपनगर है। सेकंड क्लास, द्वितीय कोष। सफेद पोष, सफेद पोष माने भद्र व्यक्ति, शरीफ व्यक्ति, भद्र व्यक्ति। प्रतिकूल, यानी उल्टा, विपरीत, सहसा, अचानक, गुमान, भ्रम, यानी भ्रम। शुक्रिया, धन्यवाद। एहतियात, सावधानी। इस्तेमाल, प्रयोग। हाजिर, उपस्थित। स्फुरण, यानी फड़कना। रईस, धन्यवाद। इनकार, मना। मेरा शब्द आया इसमें। आमाशय, पेट के अंदर जो आमाशय होता है उसको मैदा कहते हैं। तस्लीम, यानी सम्मान में सिर पकड़, झुका लिया, उनके सम्मान में सिर झुका लिया। तहजीब, सभ्यता। तहजीब का मतलब होता है शिष्टता, सभ्यता। नफासत, यानी स्वच्छता। नजाकत, यानी कोमलता। नजाकत का मतलब होता है कोमलता। एब्स्ट्रैक्ट्स, यानी सूक्ष्म। एब्स्ट्रैक्ट्स, यानी सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, यानी अमूर्त। उदर, पेट। उदर का मतलब पेट। लजीज, स्वादिष्ट। यानी स्वादिष्ट। शकील, यानी आसानी से न पचने वाला। शकील, यानी आसानी से न पचने वाला। अंत में आता है चक्षु, अर्थात नेत्र। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अब इस पाठ को हम कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं। इस पाठ को जब हम देखते हैं तो कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला बिंदु है पैसेंजर ट्रेन। की द्वितीय श्रेणी। पहला बिंदु, पैसेंजर ट्रेन की द्वितीय श्रेणी। लेखक भीड़ से बचने के लिए एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उपनगरीय पैसेंजर ट्रेन की द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गया।
दूसरा आता है सहयात्री का संकोच, और भी यात्री हो सकते हैं उसमें। सोचा तो ये था कि कोई यात्री नहीं होंगे, परंतु कोई ना कोई ट्रेन में मिल ही जाता है। तो दूसरा बिंदु आता है सहयात्री का संकोच। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ के नवाबों जैसे शरीफ आदमी बैठा हुआ था। लेखक को उसके चेहरे पर चिंता व संकोच के भाव दिखाई दिए। लेखक अपनी कल्पना करने की आदत से मजबूर होकर नवाब साहब के संकोच व असुविधा के विषय में सोचते हुए अनुमान लगाने लगा कि नवाब साहब ने दूसरे दर्जे के टिकट अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से खरीदा था। सफर काटने के लिए खीरे खरीदे थे, परंतु डिब्बे में लेखक को देख करके वो संकोच में पड़ गए थे। ये अनुमान उसने लगाया। तीसरा, सहयात्री की अभिव्यक्ति। सहयात्री की अभिव्यक्ति। उसने क्या अभिव्यक्ति की भाई? जो साथ का यात्री था उसने क्या अभिव्यक्ति हुई? लेखक की उस स्थिति की सहयात्री नवाब साहब ने भांप लिया। लेखक की उस स्थिति को उनके जो साथ यात्रा करने वाले नवाब साहब थे उन्होंने भांप लिया, पहचान लिया। अतः वे लेखक से अभिवादन करते हुए खीरा खाने का आग्रह करते हैं। इस प्रकार से नवाब साहब भी अभिव्यक्ति को देखकर, नवाब साहब की इस अभिव्यक्ति को देखकर लेखक ने समझा कि वे उसे सामान्य लोगों की तरह समझ रहे हैं। अतः लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया। चौथा आता है खीरे खाने की तैयारी। खीरे की तैयारी, नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी। खीरे की तैयारी नवाब साहब ने धीरे से खीरे को धोकर, धीरे लोटा उठाकर खीरे को धोया। ऊपरी हिस्से को काट करके रगड़ा, उसमें से झाग निकाला। कड़वापन होता है, रगड़ने से निकल जाता है। फिर चाकू से छीलकर व काट कर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च उस पर डाल दी। ये सब करते हुए नवाब साहब के मुंह में खीरे के स्वाद की कल्पना से पानी भर रहा था। अगला एक सब लेखक का मन ललचाना। लेखक का मन ललचाना। लेखक का मन, लेखक नवाब साहब के बारे में सोचता है कि ये रईस बनने का ढोंग कर रहे हैं और लोगों की नजर बचाकर खीरा खा रहे हैं। खीरा जैसी सस्ती चीज खा रहे हैं। नमक मिर्च लगे ताजे खीरे देखकर लेखक का मन ललचा रहा था, परंतु नवाब साहब के पूछने पर स्वाभिमान को बचाने के लिए इच्छा न होने पर आमा से कमजोर होने का बहाना बना करके मना कर दिया, क्योंकि पहले वो मना कर चुके थे। छठी आती है काल्पनिक तृप्ति। काल्पनिक तृप्ति। खीरा खाया नहीं और पेट भर गया। नवाब साहब ने खीरे के फांक को देखा और एक लंबी सांस ली और एक फांक को अपनी नाक तक ले जाकर सूंघा और स्वाद का आनंद लेते हुए आंखें बंद कर ली। मुंह में पानी आया, उस पानी का घूंट पी करके उस फांक को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार एक एक करके सभी फांकों को सूंघ कर बाहर फेंकने के बाद गर्व के साथ लेखक की ओर देखते हुए नवाब साहब ने तौलिए से हाथ मुंह पोंछे और लेट गए, मानो वो इस प्रक्रिया में बहुत थक गए थे। बहुत श्रम उन पर पड़ चुका था। यह क्रिया द्वारा वे अपने आप को, इस क्रिया द्वारा वे अपने आप को खानदानी रईस होना सिद्ध करना चाहते थे और डकार लेकर के इस तरह लेट गए जैसे कि वो पूरी तरह से तृप्त हो गए।
ये देख करके लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, लेखक को एहसास हो जाता है नई कहानी का सृजन। आजकल जो नई कहानी के नाम पर चल रही है, नई कहानी का सृजन, यानी नई कहानी की रचना। सृजन का मतलब नहीं, लेखक ने इसे खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता मानकर इसके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। यहां लेखक सोचने लगा कि क्या सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है। इस घटना से लेखक की सोचने की शक्ति जागृत हो गई। उसे वह नवाब साहब एक नई कहानी के लेखक के समान लगे। एक नई कहानी का लेखक भी उसी प्रकार की कल्पना से काम चलाता है जिस प्रकार की नवाब साहब ने चलाया। वह सोचने लगा कि जब बिना खीरे खाए ही पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के एक नई कहानी की रचना क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल लिखी जा सकती है। नवाब साहब की इस हरकत को देख करके लेखक के मन का पूरा विचार बदल गया। लेखक के मन परिवर्तित हो गया। देखिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं, हमारे उसमें एक गद्यांश आता है जो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक गद्यांश को लेना होगा। एक गद्यांश को लेकर के उनके कुछ प्रश्नों को हमें करने का प्रयास। दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और एक डिस्क्रिप्टिव, विस्तृत, लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। पहला पैराग्राफ जो है, गाड़ी छूट रही थी, आपकी पाठ का पहला पैराग्राफ। गाड़ी छूट रही थी, यहां से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इस पैराग्राफ को। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सौदा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करके देखे जाने के संकोच में। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तक कहां तक है? आंखें चुरा ली। किताब के पृष्ठ 78, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पृष्ठ 78 पर यह गद्यांश है। ठीक, अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हम देखते हैं। दो तरह के प्रश्न बनते हैं। डिब्बे में प्रवेश करने पर लेखक ने क्या देखा? डिब्बे में प्रवेश करने पर लेखक ने स्थिति अपने अनुमान के विपरीत देखी। वहां पहले से ही एक नकलवी नवाब जैसे हाव भाव वाले सज्जन बैठे थे। सभ्य पुरुष बड़े आराम से बर्थ पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर दो ताजे और चिकने खीरे रखे हुए थे। ये स्थिति किस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं? दूसरा, लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। लेखक सेकंड
क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। विकल्प होंगे इसमें का, डिब्बे को खाली समझकर, खाली समझकर, ख, डिब्बे में अपने दोस्तों को देखकर, डिब्बे में अपने दोस्तों को देखकर, ग, कम से कम 4 विकल्प होंगे। उसी डिब्बे में उसके बच्चे बैठे थे, उसी डिब्बे में उसके बच्चे बैठे थे, हाँ। चौथा विकल्प, डिब्बे को भरा समझकर, देखिए ये 4 विकल्प हैं। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया, डिब्बे को खाली समझकर, डिब्बे में अपने दोस्तों को देखकर, उसी डिब्बे में उसके बच्चे बैठे थे, डिब्बे को भरा समझ। ये चारों विकल्प हो सकते हैं, सही हो सकते हैं चारों चीज। अपने दोस्तों को देख करके भी सेकंड क्लास में चढ़ गया था, उसके परिवार बच्चे घर सब बैठे हुए थे, उससे चढ़ गया था। डिब्बे को भरा समझ कर कि भाई भरा है, चहल पहल रहेगी, समय कट जाएगा, डिब्बे को खाली समझ करके भी चढ़ाया जा सकता है। परंतु हमें ये देखना है गद्यांश में या पाठ में की विषय वस्तु के आधार पर हमें उत्तर देना है। पाठ की विषय वस्तु में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था कि डिब्बे को खाली समझकर, तो यहां पर इसका विकल्प का सही उत्तर होगा डिब्बे को खाली समझकर। उत्तर क, डिब्बे को खाली समझकर। इसी तरह से आपको इन गद्यांशों को का निर्माण करके उनके आधार पर कुछ प्रश्न बना करके आपको देखने होंगे, इनका अभ्यास करना होगा। असीमित पाठ्यक्रम है, कहां से कौन सा प्रश्न आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।